प्रिय मित्रों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। और आज ये जो रीट मेंस का गणित और विज्ञान का पार्ट आपके चल रहा है, जो क्वेश्चंस मैं डेली आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और मैंने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी सेलेक्ट करके बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीजिए, आज हमारे सामने इसकी बजाय मैं आप विज्ञान यानी गणित नहीं, विज्ञान के जो मैं आपके पास में 20 इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर के आया हूँ। आप आज इन क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपके सामने विज्ञान के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके रीट मेंस यानी कि 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी औपचारिकता के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है नायलॉन, रेयॉन, कपास और सेलुलोस। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर स्टडी कर रखा है तो हम सही कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, नायलॉन ही प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। हालांकि ये वाला सिलेबस टॉपिक जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अब ये जो इसमें मैंने खास तौर से जो पार्ट लिए हैं वो आपके सौर मंडल जो आपके सिलेबस में है, सौर मंडल के अंदर जो आपके तारामंडल है, क्षुद्र ग्रह है, सारे जो ग्रह उपग्रह सारे है, ठीक है, उसको मैंने इसके अंदर लेने की कोशिश की है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा तारामंडल शिकारी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ए ग्रेट बियर, बी ओरायन, सी कैसियोपिया और डी लियो मेजर। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान से देखना है। पहली बात तो अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये आपके 8वीं की गणित की बुक से दिया गया है। ठीक है, 8वीं की गणित के अंदर क्लियर दे रखा है इन सब के बारे में। हो सकता है आपने इनके बारे में नाम भी नहीं सुने हो, लेकिन ये आपके 8वीं क्लास में दे रखा है। और इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओरायन को शिकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सौरमंडल के अंदर इसकी जो एक आकृति बनती है, इसके अंदर जो जो तारे शामिल है ओरायन के अंदर, उसको एक शिकारी जैसी आकृति बनती है। ये देखिए यहाँ अगर आपको ध्यान से देखें तो रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल, आपके सिलेबस में तारामंडल क्लियर दे रखा है, ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया और लियो मेजर। ध्यान से देख लेना, ये आपके चारों ही दे रखे और इनकी शेप दे रखी ए में ये। ठीक है, ये ग्रेट बियर भालू की जैसा लग रहा है, और ये आपके ओरायन है सेकंड वाला। ठीक है, सी वाला कैसियोपिया और ये लियो मेजर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रखना। सबसे खास बात है कि जो तारामंडलों में से जो अपने अर्सा मेजर जो है, ध्यान रखना अर्सा मेजर, ठीक है, ये गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखता है। और इस तारामंडल को अपन बिग डीपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो सप्तऋषि तारामंडल होता है ना, जो अपन बहुत वर्षों पुराने जानते हैं, तो सप्तऋषि तारामंडल का जो नाम है ग्रेट बियर, अर्सा मेजर और बिग डीपर, ठीक है, और सप्तऋषि, ये सारे एक ही नाम है। ध्यान देना, इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया है। फिर इसमें जो कहा है ये देखिए, ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख पाते हैं, और यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं, और ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। ध्यान देना, इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं, और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्लियर लिखा है, देखिए ये ओरायन को हम क्या कहते हैं, शिकारी भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है शुक्र बुध पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल बुध पृथ्वी शनि। ये आपके पास है
चारों ऑप्शन, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगर आप इस सौर परिवार को, सौरमंडल को देखें तो आप देखिए ये सब सूर्य, और सूर्य के बाद में आप ध्यान से देख लें सीधा सीधा बुध, ठीक है, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है, इसको बुध, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, ठीक है, शनि और यूरेनस। ये जो नेपच्यून वगैरह आपको मालूम है कि इनकी बारे में आपको जानकारी है, ये कि अपन आगे नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में। हमारी मेन बात जो है ये कि जो क्रम आपको याद रखना इनका कौन किसके बाद आता है, ताकि इसका जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो जाए। अच्छा, एक ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो अपने प्लूटो और मतलब जो है ना इसके अंदर उसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, तो इसलिए यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। इसलिए कब दिया गया है, सबसे खास बात ध्यान देना है, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसको 2006 में अलग कर दिया है। सबसे खास बात तो ये सन आपको याद रख लेना है कि कब इसको ग्रह की श्रेणी में से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग डॉट डॉट गुना है, मतलब कितना गुना है। बृहस्पति जो बड़ा है ना, तो वो कितना गुना भारी है, द्रव्यमान की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है 418 गुना, 518 गुना, 218 गुना और 318 गुना, ठीक है। डिजिट्स लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, ध्यान देना। तो इसके अंदर आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 318 गुना। और इसको आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ये कि बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है, और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ये साफ साफ लिखा है कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए, इसरो ने पहला यानी भारत का पहला मंगलयान कब प्रक्षेपित किया? तो इसका सही ऑप्शन है आपके नवंबर 2013। 2013 में भारत का पहला मंगलयान जो है इसरो ने प्रक्षेपित किया है, ध्यान देना। और 2014 के अंदर, सितंबर 2014 के अंदर ये कक्षा में जो स्थापित हुआ था, ध्यान देना। यहाँ तो ये तो प्रक्षेपित किया और ये कक्षा में स्थापित हो गया था सितंबर 2014 में। ये आपके दोनों डिजिट जो है याद रखने वाली बात है। इस डेट को तो वह प्रक्षेपित किया गया और इसमें वह कक्षा में स्थापित हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 वाला। एक ग्रह ए और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी है। यहाँ ए है बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। यानी जो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो आपके किन दो ग्रहों के बीच में, तो एक तरफ तो बृहस्पति है, तो दूसरी तरफ कौन सा है? तो ये इसके अंदर सही आंसर है आपके मंगल। बी वाला इसके अंदर सही आंसर है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इस सौर परिवार के डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मंगल और मंगल के बाद में क्षुद्र ग्रह पट्टी, और ये आपके बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति और ये मंगल, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दे रखी है डार्क पट्टी, ये आपके क्षुद्र ग्रह पट्टी है। आपको इसको ध्यान रखना है। यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी से अंदर कुल कितने ग्रह है? बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये 3 ग्रह क्षुद्र पट्टी के अंदर है। यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच में कुल कितने ग्रह है? शुक्र, बुध, यानी कि बुध, शुक्र और पृथ्वी, 3 ग्रह। ध्यान रखना। वो प्रश्न इस मतलब सूर्य परिवार के बारे में वो क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है, या वो यूँ भी बता सकता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो इस सौर परिवार को किस अनुपात में ग्रहों के रूप में बांटती है। तो इधर तो देखिए आपके 1, 2, 3 और इधर है 1, 2, 3, ठीक है। और वैसे इन दोनों को तो इसने हटा दिया है, यूरेनस नेपच्यून को, तो इधर आपके 2 ही बचेंगे, 1, 2, ठीक है ना। मतलब कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। तो ये इसको ठीक से आपको स्टडी कर लेना है कि ये आगे जो पीछे कुल कितने ग्रह है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको ठीक से स्टडी आप कर लें एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, स्फाइग्मोमैनोमीटर यूज होता है, यानी इसका किस में कहाँ उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दे रखा वायु दाब नापने में, गैस दाब नापने में, रक्त दाब नापने में और भूकंप की तीव्रता नापने में। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी वाला, रक्त दाब नापने में काम आता है ये स्फाइग्मोमैनोमीटर। फिर आता है, देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। जो आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, ये कह रहा है रॉयल जल है, यानी रॉयल जल की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन, यह दुर्बल संक्षारक है। बी वाला, यह HCl और H2SO4 का आनुपातिक मिश्रण है। यह CaOH2 और HNO3 का घटक मिश्रण है। यह भभकता हुआ प्रबल संक्षारक द्रव है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यह दुर्बल संक्षारक है। पहली बात तो रॉयल जल होता क्या। देखिए रॉयल जल यानी कि आपको पहले तो इसके बारे में पता हो कि ये रॉयल जल होता क्या है, ठीक है। तो रॉयल जल का मतलब होता है, साफ साफ बता दूं, ये आपके है एक्वा रेजिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्वा रेजिया को रॉयल जल कहते हैं। 10वीं क्लास की बुक में क्लियर दे रखा है साफ साफ। और ये आपके मालूम है कि 3HCl प्लस 1HNO3 का अनुपात होता है। और यह प्लेटिनम और जो चांदी या जो मेजर जो हार्ड है ना और धातु है उनको भी ये गला सकता, आपको पता है। तो वास्तव में रॉयल जल आपके ये, अब इसने यहाँ पर रॉयल जल की विशेषता दी, यानी कि आपको एक्वा रेजिया की विशेषता इसके अंदर बता दी है। तो इसके अंदर यह दुर्बल संक्षारक नहीं, दुर्बल नहीं है, प्रबल संक्षारक है। यह HCl और H2SO4 का आनुपातिक मिश्रण नहीं, ये तो HCl और HNO3 का है, तो ये भी गलत है। CaOH2 और HNO3 का घटक मिश्रण है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। यह भभकता हुआ प्रबल संक्षारक द्रव है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पीतल मिश्र धातु है, यानी कि जो पीतल है किस किस दो धातुओं का धातु है। आपका पास ऑप्शन दे रखा है Cu प्लस Zn, बी Cu प्लस Sn, सी Pb प्लस Sn और Zn व Sn। यानी कि साफ साफ बात है, ये प्रश्न 10वीं की बुक में साफ साफ दे रखा है, आपने पढ़ भी रखा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम उनको गलत कर देते हैं। तो आपके पीतल जो है ये Cu प्लस Zn है, Cu और Sn जो है आपके कांसा है, और Pb और Zn जो है, इस Sn जो है ये सोल्डर के रूप में काम आता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपना सही आंसर आपका इसके अंदर Cu प्लस Zn है, पीतल जो है इसका मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हमारे ध्यान नहीं रखने से मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, साइकिल के हैंडल, नल की टोटी, पहियों की रिम आदि पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन वाला टॉपिक आ गया है, इसके अंदर ये आपके प्रतिरोध वाला विद्युत वाला पार्ट है। ऑप्शन दे रखे हैं Fe का, Cr का, Sn का और W का, यानी लोहा, क्रोमियम, स्टेनस और टिन और ये टंगस्टन। तो इसके अंदर सही आंसर क्या देखें, आप बताएं। आपने पढ़ रखा है, आपने तैयारी कर रखी है और आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री आप क्लियर कर चुके हैं, तो सही आंसर क्या होगा बताइए। इसके अंदर सही आंसर है क्रोमियम। ध्यान देना, क्रोमियम जो अपने जो वाइटनेस दिखती है ना, जो साइकिल के हैंडल है या नल के पहिए जो होते हैं, मतलब टोटी जो होती है और पहियों की रिम वगैरह वाइट वाइट दिखते हैं ऊपर से, है ना, चमक जो होती है, वो ऊपर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। आपको इसका आंसर ध्यान में रखना है। फिर अगला जो है, लोहे को संक्षारित और जंग से बचाने हेतु उस पर किसकी परत निक्षेपित की जाती है, किसकी परत उस पर चढ़ाई जाती है। अच्छा प्रश्न ये भी देखिए, Sn की, Cu की, Zn की और क्रोमियम की, मतलब टीन है, कॉपर है, जिंक है और क्रोमियम है, तो किसकी की जाती है ये आपको बताना है।
सही आंसर बताइए आप, क्या होगा? सी, जिंक की परत उस पर चढ़ाई जाती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न, ये सारे 9th और 10th 8th की बुक से लिए गए प्रश्न हैं, ध्यान रखना, कहीं ज़्यादा मैं डीप नहीं गया हूँ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन और आया है। क्वेश्चन नंबर 12, डच मेटल जो Cu प्लस Zn का मिश्रण है, ठीक है ना, Cu और Zn की मिश्र धातु है, इसमें Cu और Zn का अनुपात होता है। क्वेश्चन बारे में क्या पूछा है कि जो डच मेटल है वास्तव में ये Cu और Zn का मिश्रण होता है। अब इसने Cu और Zn का अनुपात पूछा है, सबसे खास बात ये है ना। तो क्या आंसर है इसके अंदर? 1:1, 2:1, 3:1 और 4:1। अगर आपने पढ़ रखा है तो आ जाएगा, नहीं तो आपको नया लगेगा बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, सही आंसर है 4:1। आप इसके बारे में ठीक से पढ़ ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये मिश्रत्व है, इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर चलते हम अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कह रहा है ब्राइन गोल है, यानी ब्राइन विलियन क्या है, किसका विलियन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। NaCl का सांद्र विलियन, NaCl का तनु विलियन, सी वाला कह रहा है कॉपर सल्फेट का सांद्र विलियन और कॉपर सल्फेट का तनु विलियन। तो ध्यान से अगर देखें आप तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये आपके ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। NaCl के सांद्र विलयन को ही हम ब्राइन गोल कहते हैं और काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इसका उपयोग होता है केमिस्ट्री लैब और विभिन्न मार्केट में व्यापारिक रूप से भी। लीजिए अगला क्वेश्चन 14, ब्लैक बोर्ड पर यूज होने वाली चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा इसके अंदर सही है आप बताइए? इसके अंदर सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। बी वाला ऑप्शन इसके अंदर सही है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन कोशिका वाला आ गया है। देखो बायो का, कोशिका का कौन सा एक अपशिष्ट निपटान तंत्र है? अपशिष्ट को निपटाने का काम कौन सा तंत्र करता है? गोल्जी कोय, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इनके बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छा तरीके से स्टडी कर रखी है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो अंदर से इस तरीके से निकाला जाता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा एक अपशिष्ट निपटान का काम करता है। तो आप बताएं इसके अंदर सही कौन सा आंसर है? सही आंसर है इसका सी, लाइसोसोम, जिसको अपन आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये अपशिष्ट निपटान का कार्य करता है, यानी कि जो मृत कोशिकाएं होती है उनको ये पसीने और विभिन्न तरीके से बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, गोल्जी का कार्य नहीं है, कौन सा फंक्शन इसका नहीं है? पहला संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और जटिल से सामान्य शक्कर बनाना। ये इनमें से बताइए आप कौन सा करेक्ट है? संचयन है, रूपांतरण है, पैकेजिंग है, यानी ये तीनों कार्य है। डी वाला ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग है। जटिल से सामान्य शक्कर बनाना ये इसका कार्य नहीं है, इसमें यह उल्टा लिखा है, सामान्य से जटिल शक्कर बनाना ये इसका कार्य है। ध्यान रखना, सामान्य से जटिल शक्कर बनाना इसका कार्य है। फिर चलते हम अगला प्रश्न 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, जाइलम और फ्लोएम ऊतक है, यानी कि ऊतक वाला प्रश्न आपके आ गया है। ये कह रहा है कि सरल ऊतक, जटिल ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पादप ऊतक। तो ये ध्यान देना, जटिल ऊतक इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको ऊतकों के बारे में जानकारी होगी। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? ऊतक। और समान कार्य करने वाले ऊतकों के समूह को अपन क्या कहते हैं? अंग। और समान कार्य करने वाले अंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं? तंत्र। हमारे शरीर में कुल 9 अंग तंत्र होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऊतकों के बारे में एक जनरल जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने ऊतक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डरमन, नेगेली, श्लीडेन और ग्र्यू। आपको पता होगा इसके अंदर सही आंसर क्या है? तो ये आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ग्र्यू। इसने ही ऊतक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक
पावर है ना, विद्युत शक्ति के लिए कौन सा असत्य है? पहला P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और लास्ट डी वाला कह रहा है P इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको इसके अंदर ध्यान देना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सही बात तो ये है कि जो शक्ति का सूत्र होता है ओरिजिनली ये सही है P इक्वल टू वी आई, और उसके बाद में आप ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर पुट कर दें, तो ये आपके P इक्वल टू वी की जगह आई आर पुट किया तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर आपने V मतलब I का विलोपन किया, ठीक है ना, I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसके जो डेफिनेशनल फॉर्मूला है वो V और ये Q अपॉन टी है वास्तव में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि P बराबर वी आई, ये वाला इसी को आगे बढ़ाएं तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है, तो P इक्वल टू आपके ये क्या हो जाएगा V और Q अपॉन टी, ये Q अपॉन टी आना चाहिए, इसमें अपॉन में टी नहीं है। अगर ये प्रति सेकंड देता तो टी सही हो जाता, ठीक है ना, या इसमें अगर प्रति सेकंड वाली वर्ड अगर यूज़ करता तो इसके अंदर ये भी करेक्ट हो जाता। तो P बराबर वी क्यू अपॉन टी होना चाहिए, ये टी इसमें नहीं है इसलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है इसने। देखिए, तो अगर इसको अपन ठीक से समझें तो जो दे रखा उसके बेस पे चलेंगे। हमारे पास में जो चीज़ें हैं आपको पता है कि H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आप मालूम होगा इसको जूल थॉमसन, जूल का तापन नियम कहते हैं इसको। ठीक है, अब आपके पास में H तो दे रखा कितना 100, और I आपको इसके अंदर ज्ञात करना, R आपके पास में 4 और T आपके पास में 1 दे रखा है। तो इससे आपके I इक्वल टू ये 2 और 10 यानी कि 5 एम्पियर आ जाएगी करंट। तो करंट आ गई 5 एम्पियर। तो अब इसके अंदर आपके ये पूछा क्या विभवांतर, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा आई आर ओम के नियम से, तो ये आपके I तो हो गया 5 एम्पियर और प्रतिरोध हो गया आपके 4, तो ये 5 चौक 20 वोल्ट। तो इसके अंदर आपके ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है 20 वोल्ट। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हमारे वहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर एक एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। हमें एक एक क्वेश्चन को मैनेज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी रॉन्ग होने का मतलब हमारी बहुत बड़ी क्षति है। तो ये ऐसी क्षति हम नहीं करें, इसलिए हमें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसको बहुत टाइम दे करके एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपके रीट मेंस के लिए विज्ञान का जो 30 क्वेश्चन का जो सिस्टम है, पार्ट है, उसके अंदर से आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इसको पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है और लगातार आपके लिए काम कर रहा है और लगातार ये काम करता रहेगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल है जो है CMPC नाम से डिस्कशन ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप अपनी अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहे। हम नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं। थैंक्स।